नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं के न्यूज का विशेष कार्यक्रम जनहित और आज जनहित में बात करेंगे महंगी कोचिंग सस्ती जान। दिल्ली में मौत का कोचिंग सेंटर, राव आईएएस कोचिंग की लापरवाही की बाढ़, 3 छात्रों का जिम्मेदार कौन? दिल्ली में हादसे का जिम्मेदार कौन? यूपीएससी की कोचिंग सेंटर देने वालों में क्या लापरवाही है? बायोमेट्रिक डोर ना खुलना लापरवाही है या बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाकर पढ़ाई के नाम पर मजाक करना? दो चीज़ें हैं जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से सबको समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इतनी महंगी कोचिंगों में यह आलम है कि वो बेसमेंट के बेसमेंट खुदवा रहे हैं और वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको आजकल एक नया ट्रेंड चला है लाइब्रेरी में जाने का। लाइब्रेरी में पढ़िए। लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं, एकांत में अपने उस विषय पर बात कर लेते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा हो जाती है। और जब आईएएस कोचिंग या यूपीएससी की तैयारी की बात आती है तो राजेंद्र नगर ये पूरा जो इलाका है ये उसके लिए मशहूर है। यहाँ पर आपको यूपीएससी के कई सारे प्रतिभाग किए हुए लोग मिल जाएंगे। बड़े बड़ी कोचिंगें हैं, लेकिन इन कोचिंग के खोखले वादे और दावे जो हैं वो भी देखिए आप। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सेंटर में पानी घुसता है, 3 छात्रों की मौत होती है और रेस्क्यू ऑपरेशन, छात्रों का प्रदर्शन। आईएएस बनने आए थे और सिस्टम ने उनकी जान ले ली। एक जैसा मुझे अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने अपनी जो माँ से बात की कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, थोड़ी देर में रूम के लिए निकलूँगा। उनकी माँ को नहीं पता था कि उनका आखिरी कॉल है। उनको ये नहीं पता था कि भाई ये आखिरी कॉल होगा मेरे बच्चे का। और उसे भी नहीं पता होगा कि आज जो मैं कॉल कर रहा हूं कि रूम पे जाने की बात हो रही है, हो सकता है। और वही हुआ, आखिरी कॉल साबित हुआ। वो बड़े सपने संजो के कोई परिवार से अपने ही बच्चों को बाहर भेजता है। और ऐसी घटनाएं, बेसमेंट में पानी भर गया। वो लोग कहां हैं, हुक्मरान कहां हैं वो दिल्ली के, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? सिर्फ राजनीति होती है। उन बच्चों के घरों से जाके पूछिए कि उन्होंने किस सपने संजो कर उनको वहां भेजा था। ओल्ड राजेंद्र नगर राव इंस्टीट्यूट, 3 लोगों की मौत, आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का धरना। इन्हें नहीं पता था कि हम कभी धरना प्रदर्शन करने आएंगे। ये लोग अमूमन करते भी नहीं, समय नहीं होता। शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले। उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव, जो कि अम्बेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी; तानिया सोनी, जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था; और नेविन डेल्विन, जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग की लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी, जहां पढ़ रहे
3 बच्चों की मरने की खबर है, जो पानी में डूबकर मरे। आपको बताते हैं कि यहाँ पर उसी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की यहाँ भारी संख्या में है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर है, बैरिकेडिंग जबरदस्त की गई है, उसके बाद भी छात्र यहाँ लगातार आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी छात्रों की तरफ लगातार मांग की जा रही है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, वी वांट जस्टिस के लगातार नारे लग रहे हैं। लेकिन अभी तक छात्रों को ना तो प्रशासन की तरफ से, ना तो कोचिंग संचालकों की तरफ से, ना तो फिर किसी सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है जिसके चलते छात्र अपना धरना प्रदर्शन विरोध वापस लें। अब ये देखना होगा कि इन छात्रों को, जो छात्र डूबकर पानी में मरे हैं, राव आईएएस कोचिंग की तरफ से या सरकार की तरफ से या फिर कोई प्रशासन की तरफ से ऐलान किया जाता है और छात्रों को कोई न्याय मिलना, ये देखना होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, हम लोगों ने अपनी टीम से यूपी के भी कुछ जिलों से तस्वीरें मंगवाई। रायबरेली से खबर है, जहां दिल्ली में हुए आईएएस कोचिंग संस्थान हादसे के बाद रायबरेली में कोचिंग संचालकों का के न्यूज़ की टीम ने अलग अलग कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक के दौरान कोचिंग संस्थानों में कहीं व्यवस्था तो कहीं अव्यवस्थाओं का अंबार देखा। के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया, देखिए आप। दिल्ली में कोचिंग संस्थान आईएएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंटों में अचानक आपदा आ जाने से 3 स्टूडेंटों की मौत हो जाती है। उसके बाद देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। सभी कोचिंग संस्थानों में आखिर किस प्रकार व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका रियलिटी चेक करने आज के न्यूज़ की टीम रायबरेली जिले के एक कोचिंग संस्थान पहुंची है और यहाँ पे जाने की कि आखिर आपदा से बचने को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ये देख सकते हैं कोचिंग संस्थान है जहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए क्या कोचिंग संस्थान की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, इसको जानने का काम करके देख सकते हैं। यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे आपदा से बचने को लेकर के व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली में हादसा हुआ है उसको लेकर के क्या आप लोग अलर्ट हैं? जैसे दिल्ली में हादसा हुआ तो बेसमेंट की बात थी, वहाँ पे पानी का भराव ज़्यादा हुआ और पानी के भराव के कारण से बच्चे उसमें निकल नहीं पाए। और अपने यहाँ कोचिंग में श्री गुरुदेव इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं, सामने है आपके, कि इसमें बेसमेंट तो है ही नहीं, इसमें पूरी बिल्डिंग है। आपकी जो भी क्लासेस चलती हैं रावली के अंदर, यहाँ पर आपका एक संस्थान है श्री गुरुदेव इंस्टीट्यूट, जो कि इसमें बिल्डिंग में क्लासेस सारी चलती हैं। ठीक, निकलने के लिए आपके पास एक गेट रखा है, कोई भी आपदा आती है, किसी भी प्रकार की आती है, ठीक है, अग्निशमन की भी व्यवस्था पूरी है। निकलने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। यहाँ पर खिड़की भी लगी हुई है कि हम खिड़की को खोल करके फिर इधर से बच्चों को भी निकाल सकते हैं। सीढ़ी लगी हुई है, आपके ऊपर से भी बच्चे निकल सकते हैं। यहाँ पे जो है अग्निशमन के हर वर्ष जो है, जब वो अगर उसकी आवश्यकता नहीं भी रहती है तो हमारे लिए जो उसका डेट ओवर हो जाता है तो हम लोग उसको बुलवा करके उसको लगवा देते हैं। तो रायबरेली का एक कोचिंग संस्थान है जहाँ पर आपको बता दें निकासी को लेकर के 2 द्वार बनाए गए हैं, अग्निशमन यंत्र की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कहीं अभी भी रायबरेली में कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पे अभी भी व्यवस्थाएं अगर देखा जाए तो अभी पूरी नहीं की गई हैं। हादसा अगर होता है तो उसके जिम्मेदार आखिर क्या कोचिंग संचालक होगा या रायबरेली प्रशासन होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद क्या रायबरेली प्रशासन इस ओर ध्यान देगा या नहीं, ये आने वाला समय जरूर बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। जब टीम बरेली पहुंची तो वहां पर मानकों के अनुरूप कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। आखिर कब जागेगा संबंधित विभाग? वहीं हजारों की तादाद में फीस ली जा रही है और कोचिंग संस्थानों में व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है। आप खुद देखिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कल कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसको कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर दिया है, जिसमें 3 छात्राओं की मौत हो गई, जिसमें 2 छात्राएं थी और 1 छात्र की उसमें दर्दनाक मौत हुई है। और ये मौत जो है, जो बेसमेंट था उसमें सेंटर चल रहा था कोचिंग का, उसमें पानी का भराव होने के कारण ये हादसा हुआ। अब बात कर ली जाए तो पूरे प्रदेश भर की तो तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां पर जो है बेसमेंट में कोचिंग सेंटर को चलाया जा रहा है और कोई भी वहां पर जो मानक हैं उनके मानकों के अनुरूप कोचिंग सेंटर को चलाया जा रहा है। बरेली की बात कर लिया तो तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर जिसमें आईएएस और पीसीएस की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन बेसमेंट में कोचिंगें जरूर कराई जा रही हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जितने मानक हैं, यानी कि जो अग्निशमन विभाग की बात की जाए या फायर ब्रिगेड की बात की जाए, तो उन तमाम तरह की जो एनओसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं बिना लिए जो है कोचिंग सेंटरों को संचालित किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये बरेली का कैरियर टाइम्स जो है कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर तमाम बच्चे जो है
अपने जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, और यहाँ पर बेसमेंट में भी जो कोचिंग संचालित होती है और ऊपर भी, यानी कि जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर से देख सकते हैं कि इस कोचिंग सेंटर में कहीं ना कहीं जो दो गेट होते हैं, यानी कि जो एग्जिट बनाए जाते हैं, वो प्रॉपर नहीं है। तो इन तरीके की तमाम ऐसी जो अनियमितताएं हैं वो सेंटरों में देखने को मिलती हैं। फिलहाल जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, इस हादसे से कहीं ना कहीं यूपी सरकार भी इस पर कड़ा एक्शन लेगी, और जितने कोचिंग सेंटर प्रदेश भर में चल रहे हैं या फिर जिले भरों में चल रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक्शन होना लाजमी है। देखना होगा किस तरीके से अब इन कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई होगी, चूंकि लगातार ऐसे हादसों को कहीं ना कहीं कोचिंग संचालक, यानी कि जो संचालन करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो इनका माफिया का जो काम है वो कहीं ना कहीं फल फूल रहा है, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनकी जान पर खतरा बना रहता है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया। दिल्ली में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और यह हादसा जो हुआ, तीन छात्रों की मौत हुई और अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें ओल्ड राजेंद्र नगर की है। यूपीएससी की कोचिंग देने वाले सेंटर की लापरवाही से बेसमेंट में पानी भरा और वहां पर 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसको लेकर अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जी वैसे मीडिया में आ रहा है कि 3 लोग खत्म हुए हैं, जबकि किसी ने हमें बताया नहीं, कोई बोलता है 15, कोई बोलता है 20 है। हुआ क्या, पानी आया, पानी से अंदर लाइब्रेरी बायोमेट्रिक की कुछ लोग होंगे, उसमें ज्यादा फंस गए। कोई बोल रहा है कि नाला टूट गया, नाले से अचानक 3 मिनट में पानी भर गया। मैं लगातार लिखते भी रहता हूँ ये अवेयरनेस के लिए युवा के। मेरा डॉक्टर विक्रम चौरसिया हुआ, मैं खुद छात्र भी हूँ, पढ़ता भी पढ़ाता भी हूँ, और ऐसी घटना ये कोई नई नहीं है, ये घटना नहीं है, ये मर्डर है, ये मर्डर है सर। आए दिन, अभी 4 दिन पहले नीलेश भाई मेंस लिख रहा था आईएएस का, वो मारा गया। 4 दिन पहले क्या प्रशासन है, कोचिंग वाले दोनों नक्सज इनकी है, इनको सबक नहीं मिली, ये सीखे नहीं। 4 दिन पहले क्यों नहीं कोचिंग लाइब्रेरी बंद किए, लेकिन ये आज रात से बंद करना शुरू करवाए। हर जगह मेरे पास मैसेज आ रहा है कि बंद कर दो, बंद कर। मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। हेलो सर, मेरा नाम सोहेल बागवान है और मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हमारा सर मेन मुद्दा है सिस्टम। बात ये नहीं है, राव आईएएस की बात नहीं है, सिर्फ इसको बंद करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 500 प्लस इंस्टीट्यूट है, 50 से ऊपर लाइब्रेरीज है और 98% लाइब्रेरीज बेसमेंट में है। तो बात हमारा डिमांड ये है कि जितनी भी लाइब्रेरीज यहाँ पर है, सब में सेक्रेटरी प्रोटोकॉल्स चेक किए जाएँ, और जितनी भी आगे भी अगर पास हो रही है लाइब्रेरीज, उन सबको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट दिया जाए। क्योंकि वही जो भाई ने बात बोली है कि गर्मी में आग लग गई थी और बारिश में डूब के बच्चे मर गए, तो डिफरेंस पूरा सिस्टम है इको सिस्टम का। यहाँ पर फायर्स की प्रॉपर सेफ्टीज नहीं है, यहाँ पर पानी बराबर, सीवेज लाइन बराबर प्रॉपर है नहीं। अगर आपको पता है, एमसीडी को ये चीज़ पता है कि भाई दिल्ली में ये हॉटस्पॉट एरिया है, यहाँ पर केसेस हो चुके हैं पहले, तो क्यों ना आप बारिश के पहले अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल पर चेक कराओ, ऑडिट कराओ। लोग एक हफ्ते से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक से निवेदन कर रहे थे और निरंतर आग्रह कर रहे थे कि नाले की सफाई करवाई जाए, लेकिन दुर्गेश पाठक जी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। आज ये जो डेथ हुई है इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार है। अगर उन्होंने नाले की सफाई कर दी होती तो इस तरह ना सड़क जलमग्न होती, ना बेसमेंट जलमग्न हो गया। इतनी ज्यादा बुरी हालत है कि यहाँ पर डाइवर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि फर्नीचर भी फ्लोट कर रहा है। ये जो बच्चे यहाँ आए थे, ये अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे, आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए आए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और विधायक दुर्गेश पाठक, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लापरवाही के कारण उनको अपने प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ा। छात्रों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और क्यों ना रोएं और क्यों ना चीखें। उनके बीच के इतने सारे लोगों का मर्डर करा गया है। ये कहीं से भी एक डिजास्टर नहीं था। इट इज अ मर्डर, इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड एक्शन हैज टू बी टेकन। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा, ये बच्चे आते हैं, एक एक बच्चा अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिल्ली आता है, कैसे कैसे कठिनाइयों से आता है और कितनी कठिनाइयों से यहाँ रहता है।
इन बच्चों को जो भी मरे हैं, पहली बात तो एक गिनती तो हो, अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि 3 मरे हैं या 30 मरे हैं। उन बच्चों को एक एक बच्चे के परिवार को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन सरकार को देना चाहिए। और तीसरी बात, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंत्री हैं, ये जो मेयर हैं, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मॉनसून आ गया है, दिल्ली पीपल प्लीज एंजॉय, इज दिस द एंजॉयमेंट? तो ये जो मंत्री और मेयर हैं, 12 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, बच्चों का किसी ने हाल नहीं पूछा। इन सबको यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए और इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ गेस्ट भी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अविरल मलिक, आपका स्वागत है। अखिलेश सिंह हैं, हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से हैं। अखिलेश जी का ही रुख करूंगा पहले, फिर अविरल मलिक के पास आऊंगा। अखिलेश जी, अभी मैं स्वाति मालीवाल को सुन रहा था, आपकी राज्यसभा सांसद हैं, फिलहाल आपसे तलखित रेवत चल रहे हैं उनके, ये उनका निजी और आंतरिक मामला कह सकता हूँ पार्टी का, कि वो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं या नहीं, लेकिन कुल मिला के बात तो उन्होंने सही कही है। दूसरी चीज़, मैं बांसुरी स्वराज को सुन रहा था, सबने टारगेट किया। स्वाति मालीवाल की 2 बातें अच्छी लगी, भाई कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन एक तरफ टारगेट हो रहे हैं और इस टारगेट और एम बनाने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि बच्चे पिस रहे हैं। बच्चों की मांग है कि अब भाई लाइब्रेरी इतने दिन से है, उस नीचे करके रख दी है, उसको बेसमेंट में है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अनहोनी होगी तो वो जल्दी रिवाइव कर ही नहीं पाएंगे बेसमेंट में अगर कुछ भी होता है तो। अखिलेश जी बिल्कुल, जिस तरह से राव आईएएस कोचिंग में जो हादसा हुआ है, उस हादसे में 3 बच्चे की जान है। 3 छात्रों की जान जाने के बाद अब छात्र उत्साहित बेहद आक्रोशित है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर चल रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, हमारे पीछे साइड में जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है और पीछे से आपको आवाजें भी आ रही है, वहाँ पर बहुत धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो भी कोचिंग संस्थान यहाँ पर चल रहे हैं, फिलहाल आईएएस सर्किल की जो घटना हुई है, उस घटना में 3 छात्रों की जान गई है, उसको लेकर अब राजनीति चरम पर है। यहाँ पर जो छात्र की मौत हुई है, उनके परिजनों की अलग दुख है। यहाँ पर जो समस्याएं कोचिंग संस्थानों में एक वो अलग सवाल है। दूसरा है कि बेसमेंट में जो कोचिंग कुछ क्लासेज भी चलाते हैं, लाइब्रेरी भी चलाते हैं, तमाम अन्य एक्टिविटीज बेसमेंट में होती है। ऐसा नहीं एक लाइब्रेरी ही चल रही है, कई कोचिंग संस्थान है जहाँ वो क्लासेज भी चलाते हैं, कई ऐसे संस्थान है जहाँ वो ऑफिस भी चलाते हैं, कई ऐसे संस्थान है जो अन्य एक्टिविटीज चलाते हैं। तो ये जो कोचिंग चल रही है, कोचिंगों में हर कोचिंग संस्थान कोई इस तरह की एक्टिविटीज करता है, चाहे उसके पास बेसमेंट है, अगर बेसमेंट नहीं है तो वो किसी अन्य तरह से करता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो संसदीय की सरकार हो, पार्टी की सरकार हो, तमाम तरह के सभी पर सवाल उठता है कि आखिर इन पर पहले पुलिसों में जब भी कोई हादसा होता है उसके बाद ही इन पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी पार्टियां भी इसी तरह से आरोप लगाती हैं, पहले भी इसी तरह के सवाल उठते रहे हैं। सरकारें बदलती रहती है, मेयर भी बदलता रहता है, मेयर एमपी भी दूसरों की सरकारें रही हैं, अब दूसरों की सरकारें हैं, आगे भी दूसरों की सरकारें होंगी। दिल्ली में सरकार आज जिसकी है सवाल उससे होगा, वर्तमान एमपी में जिसकी सरकार है जिसका मेयर सवाल उससे होगा। लेकिन समस्याएं जस्ट फंस रहती हैं, उनका समाधान किसी भी सरकार नहीं होता है। यही अधिकारी होते हैं, यही संचालक होते हैं, यही कार्रवाई करने वाले होते हैं, यही नोटिस देने वाले होते हैं, यही चुनौती देने वाले। सवाल वही है, लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी पिछले दिन बारिश हुई थी, कुछ दिन पहले बेसमेंट में ही करंट लगने से छात्र की मौत हुई। क्या उस समय ना तो सरकार जागी थी, ना तो प्रशासन जागा था, ना तो एनसीबी जागी थी, ना तो एनओसी देने वाले अधिकारी और विभाग जागे थे, उन्होंने कोई कार्रवाई की। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है कि भाई 500 से ज़्यादा कोचिंग रन होती हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, 500 से ज़्यादा, और उन 500 से ज़्यादा मुझे लगता है कि लगभग 400-500 इतनी ही लाइब्रेरियाँ भी होंगी, ऐसे ज़्यादा ही होंगी मुझे लगता है, और सारी लाइब्रेरियाँ बेसमेंट में। देखिए सवाल बड़ा है कि सारी लाइब्रेरियाँ बेसमेंट में थे। जितने कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उन सबकी लाइब्रेरी तो है ही है,
बाकी कुछ अलग से भी लाइब्रेरी चल रही है जो अलग से लाइब्रेरी की तरफ देते हैं। वहाँ भी जाते हैं। कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनकी लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, दूसरी लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं जहाँ लाइब्रेरी अच्छी है। सवाल यही है कि बेसमेंट में ही क्यों लाइब्रेरी बनाते हैं। उसका भी सबसे बड़ा ये है कि वो उनको जो पार्ट लेते हैं बेसमेंट में लाइब्रेरी जाने के लिए उसका कॉस्ट कम होता है, तो कोचिंग संचालक इसकी कॉस्ट कटिंग करने के लिए, बाकी चीजों की कॉस्ट कटिंग करने के लिए बेसमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर की फ्लोर होती जितनी होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे उनको अन्य सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, लिफ्ट का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तमाम चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को इस्तेमाल और कोचिंग संचालक उसके कॉस्ट कटिंग को लेकर बेसमेंट का इतना इस्तेमाल करते हैं कि लाइब्रेरी को बनाया जाए या फिर स्टोर रूम के रूप में यूज किया जाए। लेकिन जो दिल्ली के कोचिंग संस्थान है, ओल्ड राजेंद्र नगर या राजेंद्र नगर करोल बाग के इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 500 सेंटर को लेकर अगर पूरी दिल्ली में खारगी नगर देखा जाए, रोहिणी देखा जाए, कितने वहाँ भी काफी कोचिंगें चलती हैं। तो सारी कोचिंगों मिला के देखा जाए तो करीब 1000 के आसपास कोचिंगें चल रही है। तो लगभग ज्यादातर कोचिंगों में और कोचिंग संस्थानों में लाइब्रेरी बेसमेंट बनाई गई। उसका सीधा सा है कि कॉस्ट कटिंग का अपना रहता है। अगर वो कॉस्ट कटिंग का नहीं होता है, पैसे बचाने का मुद्दा नहीं होता है, बिल्कुल वही एक फैक्टर है। मैं भी कई कोचिंगों के लाइब्रेरी को मैंने देखा ना, ये ट्रेंड बड़ा आ गया आजकल तो लाइब्रेरी का। मैं और अभी 2 राजनीतिक दलों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल लूंगा। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ सुरेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। सुरेश, अपनी बात को रखें। किसान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कौन सी कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है इसकी सरकार जिम्मेदार है। जो वहाँ के इंजीनियर ने बनवाया, निर्माण कराया, वो उसका जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारी से ही नहीं काम करेंगे। जो लापरवाही बरती, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। छात्रों की मौत से खिलवाड़ करने वालों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे साथ आरपी शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, एक्स चीफ इंजीनियर हैं, इनसे भी चीज़ों को समझेंगे। और अवरल मलिक जी हैं बीजेपी के। सबसे पहले तो मैं आरपी शुक्ला जी के पास ही चलूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में, और बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपसे बस जो मूल बात है, बेसमेंट में जो अब जिस तरीके के बेसमेंट्स बनते हैं, लाइब्रेरी का होना, लाइब्रेरी को खोल देना, या मैं देखता हूँ कोचिंग सेंटर अमूमन तौर पर अब बेसमेंट का प्रयोग वो अपनी क्लासेस के लिए कर रहे हैं। पहले वो अमूमन पार्किंग के लिए हुआ करता था। सर जी, बेसमेंट में जैसे भी मानवीय हैबिटेशन का भीड़ का कोई प्रावधान नहीं है। नेशनल बिल्डिंग कोड साफ कहती है कि बेसमेंट का यूज पार्किंग में करिए, सर्विसेज के लिए करिए, स्टोरेज के लिए करिए, परंतु वहाँ बैठा के कोई भीड़, सभा, मीटिंग, क्लास, लाइब्रेरी, ये सब नहीं किया जा सकता, ये अवैध है। तो यहाँ अच्छा, आप कोचिंग करा रहे हैं तो आप कम से कम 3-4 चीज का भाई फायर फाइटिंग का इंतजाम रखिए। वाटर के लिए वहाँ सम्प बनाइए, कि पंप का इंतजाम रखिए जो जनरेटर ऑपरेटेड हो और बिजली ऑपरेटेड। और फिर आप एग्जॉस्ट एयर, कई कोचिंगों में कई साल पहले हवा के न रहने से डेथ हो गई है, तो एग्जॉस्ट लगाइए, एयर सर्कुलेशन का इंतजाम, 4-5 चीज की इंतजाम करनी पड़ती है। तो ये टोटल नेग्लिजेंसी होती है कोचिंग संचालक। तो टोटल पानी भरा तो ये तो नगर निगम की, वो एमसीडी की प्रॉब्लम है, एमसीडी ने गलत किया। अब ये देश बिहाइंड का 3 आदमी बच्चे मर गए। अच्छा देखिए, 27, 28, 29 साल के बच्चे हैं, पानी भर रहा था, तो आप वहाँ बैठे कहें, आप भी भागेंगे, सब पढ़ते बाबा के हैं, आप भागे ऊपर निकलिए, क्यों बैठे हैं वहाँ? वहाँ मृत डेथ हुई, कंस्ट्रक्शन गलत रहा। बिजली का जो मेन पावर हाउस था वो बेसमेंट में ही था। साथ पानी में करंट फैला, वो करंट लग गया, 3 बच्चे मर गए। तो ये बिल्कुल सर, हमारे साथ डॉक्टर अवरल मलिक हैं। अवरल, स्टूडेंट्स लाइफ सबने देखी, लाइब्रेरी सब लोग गए होंगे, आप भी गए। मेरा मूल सवाल राजनीति तो नहीं होनी चाहिए इस मामले पर, लेकिन जो मसला है वो ये है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ये जो
अवैध, जैसा अभी आरपी शुक्ला सर ने कहा कि भाई ये तो अवैध है, आप बेसमेंट में पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हो। एक क्रॉस चेक मैं कह रहा हूँ, वहाँ सरकार किसी की हो, सेंट्रल से चली जाए एक टीम, केंद्र शासित राज्य है वो तो। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से ये निश्चित रूप से बहुत दुखद है, निंदनीय है, और इस घटना को घटने से रोका जा सकता था, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की निकम्मी सरकार ने कार्य किया, जिस प्रकार से वहां के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कार्य किया गया, स्थानीय लोगों की मांग के बावजूद, और जिस तरीके से बांसुरी स्वराज जी के द्वारा इस विषय को स्पष्ट भी किया गया है, मौके पर पहुंचकर जिस प्रकार से उन्होंने इस विषय को स्पष्ट किया है, तो इस विषय को देखना चाहिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, छात्रों का, विद्यार्थियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और उसके बाद ये किस बेशर्मी के साथ जनता से वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। कम से कम इन्हें इतनी शर्म करनी चाहिए कि ये छात्रों का ख्याल रखें, दिल्ली वासियों का ख्याल रखें। शैली ओबरॉय कौन है? ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये अच्छे से जानते होंगे किस प्रकार से ये शैली ओबरॉय की जिम्मेदारी, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी उठाना क्यों नहीं चाहते? अवरल भाई मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है सांसद रूटीन चेकअप कर लेते भाई, विधायक अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, मेयर कुछ नहीं कर रहे हैं, क्लीन स्वीप है ना वहाँ। जी नहीं, मेयर इनका है, मुख्यमंत्री इनका है, उसके बाद देखिए ये हमारे ऊपर बयान नहीं, मैं इस विषय को इस प्रकार से स्पष्ट कर देता हूं, एक भी आम आदमी पार्टी का व्यक्ति नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के, क्योंकि इन्हें मालूम है कि गलती इन्हीं की है। ये किस मुंह से आएंगे? मैं तो इस पूरे मसले को देख ही नहीं रहा हूं पॉलिटिकल एंगल से। उससे पहले 4 दिन पहले उसका एक लड़का था, उसका मेंस निकला, वो करंट चपक के मर गया, और कोचिंग के बाहर पानी भरा था, और उसने एक जगह हाथ रखा तो उस गेट पे करंट आ रहा था। ये तो बहुत माइक्रो लेवल पर जाके मेहनत करने की ज़रूरत है कि हमने एक, हो सकता है कि वो एक अफसर बनता, IAS IPS IRS कुछ भी बनता, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई हमने तो एक अधिकारी खो दिया जो होने वाला था। हम कब तक टीवी पर आकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे? हम कब तक ये कहेंगे कि ये आपका काम था, ये उनका काम था? हम कब तक कहेंगे कि ये बच्चे सिर्फ वोट बैंक है? हम कब तक इन खबरों को लेकर आएंगे और ऐसी बातें करेंगे? मैं यही चाह रहा हूँ। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात नहीं है अवरल भाई, और आनंद भाई को भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं तो ठीक लगती है। राहुल गांधी ने जब एक बयान दिया था संसद में कि मैं तो चाहता हूँ सरकार मेरे साथ आए, हम लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नीट को लेकर, वो मुझे बहुत अच्छा बयान लगा था कि इस देश में इस तरीके की भी पॉलिटिक्स होना शुरू हो गई है। मुझे भी यही उम्मीद है कि इस देश में ऐसी ही पॉलिटिक्स हो, और ऐसी पॉलिटिक्स से एक अच्छा लोकतंत्र की जो हम लोग तस्वीर देखते हैं वो देखने को मिलेगी। मैं आज चाहता हूं कि आप से मूल बात यह है कि इन पर कार्रवाई हो। जो कोचिंग संचालक है, 500 कोचिंगें चलती हैं भाई वहाँ, और उन 500 कोचिंगों में कितना बच्चा है? इन बच्चों का दर्द समझने वाला कौन है? कब से वो बेचारे कह रहे हैं। एक अभी स्टूडेंट था, वो चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं तो कह रहा था कि बंद कर दो, बेसमेंट में पानी भरा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आपको नहीं लगता शिक्षा माफिया कितना हावी है अवरल? जी नहीं, देखिए ये निश्चित रूप से, और ये राज्य सरकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस विषय पर काम करें, लेकिन चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है। अब दिल्ली में सहयोग से अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं तो इसलिए नाम लिया जाएगा। मैं नाम लेने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस पर एक ऑन द टेबल आकर सबको बात करनी चाहिए कि भाई ये आपके सजेशंस क्या हैं। ये तो सजेशंस लेने पे है ना, आप बात करिए, आपकी राय क्या है। सांसद आके सीएम को कह सकते हैं, सीएम सांसद से कह सकते हैं, और उनके जो विधायक हैं, ये सब तो एक सदन का हिस्सा ही है। जी देखिए, हमारे तरफ से कोशिश हो सकती है, हम कोशिश कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में उतना कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं ऐसा हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है, और सदन में किस प्रकार का माहौल क्रिएट होता है, राहुल गांधी किस प्रकार से उकसाते हैं सामने आने के लिए लोगों को, तो सबको मालूम है। शोर मचाने के लिए, हंगामा करने के लिए राहुल गांधी किस प्रकार से उकसाते हैं, उसकी वीडियो फुटेजेस सबके पास मौजूद हैं। तो इसीलिए अब ये कल्पना करना कि विपक्ष सहयोग करेगा, ये एक प्रकार से मैं इसको मानता ही नहीं हूं, क्योंकि ये
सहयोग करने के मूड में ही नहीं है। सरकार के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाना इनका लक्ष्य हो चुका है। झूठ बोलकर वोट हासिल करना इनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, और ये बहुत दुखद है। इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ। आनंद राय हमारे साथ हैं, सपा के नेता हैं और ये छात्र नेता भी रहे हैं। छात्रों के हित की बहुत लंबे समय तक गोरखपुर में बात की है इन्होंने, और इलाहाबाद में भी इनका ठीक लोगों से जान परिचित है। और इलाहाबाद में भी ये लाइब्रेरी कल्चर अब आ चुका है। पहले लाइब्रेरियाँ होती थी तो कॉलेज में है या कहीं लाइब्रेरी बहुत एकांत में होती थी। अब क्या है कि ऊपर कोचिंग चल रही 4 माले में, बेसमेंट में दे दी है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक लॉक और दुनियादारी घंटों के हिसाब से पैसा आदमी कमाने का काम कर रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आदमी लाइब्रेरी जाएगा पढ़ने और वहाँ से उसकी लाश बाहर आ रही है। आनंद जी, ये घटना बहुत निंदनीय है। देखिए, 3 छात्र मरे और इसके पहले करंट लगकर एक छात्र मर गया। वो गाजीपुर के एक रॉय लड़का था जो अपने घर का एक लौता लड़का था। वो उसको करंट लगने से उसकी जान चली गई। तो विषय बहुत बड़ा है। ये भारत के भविष्य, जिसको हम कहते हैं भारत का भविष्य है ये। और जो घर परिवार छोड़कर दूर राज्य जाकर, दिल्ली जाकर, प्रयागराज जाकर तैयारी करते हैं नौजवान, उनकी सुरक्षा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार किसी की भी है उस पे उनको सोचना चाहिए कि हम डायरेक्टर ने क्या गलती किया और चाहे सरकार ने क्या गलती किया, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ ही दिन की पहले की बात है कि राहुल राय नाम का एक लड़का, बारिश हो रही थी, वो गेट छुआ और उसकी जान चली गई। लोग चिल्लाते रहे लेकिन उसकी मदद नहीं हो पाई। अभी देखिए, उसके बाद भी चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दिल्ली में दोनों लोगों की सरकार है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी विभाग हो, चाहे वो सुरक्षा का विभाग हो चाहे वो बिजली का विभाग हो, उनसे इनको मदद लेनी चाहिए थी। और देखिए, 3 छात्र मर गए। 3 छात्रों का जाना ये बेहद दुखद है। जिसके परिवार में एक ही लड़का हो, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये हम सभी सोच सकते हैं। आगे मैं यही कहना चाहता हूं, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और छात्रों के साथ चाहे किसी के साथ ये दुर्घटना ना हो। और भाई अविरल जी कह रहे थे कि हमको मिलजुल के सरकार के साथ काम करना चाहिए। हम लोग हमेशा मिलजुल के, चाहे विपक्ष के लोग हों, तो हम लोग हमेशा मिलजुल के सरकार के साथ खड़े रहने का काम किए हैं। जहां भी ऐसी बात होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अविरल भाई ने भी कह दिया कि देखिए, इनकी गलती से नहीं, मतलब जान तो गई ना, किसी की जान गई, उस पे चिंता होनी चाहिए। आप क्या मुआवजा दे देंगे, किसी परिवार को कितना मुआवजा दे देंगे, क्यों उसके बच्चे का क्या नाम है पूर्ति हो जाएगी? ऐसी पूर्ति हो नहीं सकती है। इस पे कड़ा कानून बने और जो बच्चे जा रहे हैं अपना घर परिवार छोड़कर, सरकार या एमसीडी बिल्कुल या चाहे बीजेपी की कोई भी हो, जब तक कानून बने हैं, कानून का सख्ती से पालन करा लें, ये बहुत है। इस देश में हर चीज के लिए कानून है। मैं आरपी शुक्ला सर के पास चलूंगा। सर, जब बेसमेंट्स की बात होती है, जैसे कि बेसमेंट में अगर आपको कुछ करना भी है, मैं कह रहा हूँ पार्किंग के अलावा वहां पर अगर हमें कुछ और काम करूँ, बाकायदा उसके लिए एक नोटिस दी जाती है या उसका अप्रूवल लेना पड़ता होगा? जी हाँ, उसमें आप वो जो आर्किटेक्ट होता है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट डीडीए से अप्लाई करता है, तो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर पर्टिकुलर पर्पस करता है। तो उस पर्पस में क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं ये डीडीए के लोग चेक करते हैं, और यस होने पर कंप्यूटराइज्ड ही उनको भेज देते। कोचिंग या लाइब्रेरी की आपने डिमांड की है, तो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट क्या है? टॉयलेट होना चाहिए, एयर सेफ्टी होना चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए, वाटर सेफ्टी होना चाहिए। पानी भर रहा है तो उसके लिए आपके पंप बने हो, सम्प बने हो, जनरेटर से कनेक्टेड हो, और
ये सेफ्टी हैजार्ड्स को दूर करने की ये पूरी जब प्रक्रिया वहां पूर्ण होती है तभी आर्किटेक्ट कभी दीजिए उनको देगा एनओसी। जब वो एनओसी दे आप लाइब्रेरी चलाइए। बिल्कुल। और ये जो इतनी बड़ी मैं देख रहा हूँ तादाद में लाइब्रेरियां चलने लगी, सर आपको लगता है कि ये सब बेसमेंट में परमिशन लेके चला रहे होंगे? परमिशन दी गई होती तो निश्चित वो सब बनवाता, पंप बनाता, वो नीचे पंपिंग होती, पंप पानी उठा के बाहर फेंक देता, ऑटोमेटिक पानी जैसे ही सम्प में आता पानी चलने लगता पंप। कभी नहीं बिजली कनेक्शन के जो बोर्ड में करंट फैला वो कभी बेसमेंट में पानी के लेवल फ्लड लेवल पर के लेवल पर बोर्ड कभी लगाएंगे ही नहीं, कभी नहीं लगाएंगे। और ऑटोमेटिक एमसीबी है, ये दड़ा सा किया पानी तो एमसीबी डाउन हो जाएगी, एमसीबी लगी नहीं होगी, वो सीधे सीधे ऑर्डिनरी स्विच लगा दिए हैं, चेंज ओवर लगा दिए, उसमें पानी चला गया। एमसीबी लगाना चाहिए इनको, पूरा पैनल लगाना चाहिए। पैनल्स लगाते नहीं है पैसा खर्च करने के चक्कर में, बस सिर्फ लूट रहे हैं और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अवरेल मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अवरेल। खिलवाड़ नहीं, कई 2-3-4 गिरफ्तार हुए हैं। कोर्ट महोदय कृपा करके 2 दिन में इनको जमानत दे देंगी। हम लोग टाटा पे झूठा चिल्ला रहे हैं, उठा करके इनको ऐसा बंद करिए इसी धाराओं में, और कोर्ट के का 2 बेटों को भी कोचिंग में चलवा दीजिए, माननीय न्यायालय जी के, जो रोज हर आतंकवादियों को भी जमानत दे रहे हैं। जी सर, मैं आऊंगा मैं विशाल जी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इस विषय में। जी। जिस प्रकार घटना घटित हुई है, आज इस विषय पर कहा जा रहा है कि इस विषय पर राजनीति ना की जाए, जबकि हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि किसी भी इस प्रकार के विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज विपक्ष भी इसी लाइन को बार बार दोहरा दे रहा। जिस प्रकार से आपके पैनल में आनंद जी की ओर से उत्तर आया, लेकिन अगर इस विषय को आप दूसरी नजरिए से देखिए, अगर यही घटना किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में घटित हो जाती तो उसके बाद आनंद राय जी का क्या उत्तर होता? यार भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मेरी बात आप सुनो। मैं दोनों लोगों से पहले दोनों लोग का नाम लेके बात कही, मैं फिर कह रहा हूँ इस देश को एक रहने दो भाई। आप लोग कहते हो बीजेपी शासित राज्य, मैं ये सब मानता ही नहीं। आपकी सरकार होगी, आप कंट्रोलर हो, आप चीज़ों को आप बाकी व्यवस्थापक हो आप उस राज्य के। लेकिन आप ये कहो ना कि बीजेपी शासित राज्य, कांग्रेस शासित राज्य, आम आदमी पार्टी शासित राज्य, इससे क्या होता है ना, डिवाइडेशन होता है भाई। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में आपका लंबा अनुभव है, तो उस आधार पर आपने भी इस बात को आज ऑब्जर्व किया होगा इस डिबेट के माध्यम से कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस विषय को बचाते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल का नाम इन्होंने एक बार भी नहीं लिया। मतलब जिसकी सरकार है उसका नाम कम से कम लेना चाहिए, जिसकी गलती है उसका नाम लिया जाना चाहिए। जिस सरकार की उसका नाम ही नहीं ले रहे। ये बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, इन्हें नाम तो कम से कम लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहने में, दुर्गेश पाठक का नाम लेने में क्या पीड़ा हुई है ऐसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को? अगर ये वास्तव में न्याय दिलाना चाहते हैं, छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, तो इन्हें नाम लेना चाहिए। शैली ओबराय का भी नाम लेना चाहिए। बिल्कुल, शैली ओबराय का भी नाम लेना चाहिए और तमाम चीजें। आनंद जी, नाम लेने में आपको क्या परेशानी भाई? मैंने अभी आम आदमी पार्टी सरकार का ही नाम लिया है। आपको सुनने में आपको लग रहा कान खराब है सर। मैंने आम आदमी पार्टी को भी कहा है और डायरेक्टर को भी कहा है और केंद्र शासित राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया है। आपने सुना नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चे हम लोगों ने तो एडमिशन कराया है बच्चों का, चाहे अपने पास से पैसे देकर चाहे दबाव बनाकर। जो बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे और हम लोगों ने अपनी राजनीति में सैकड़ों हजारों बच्चों की मदद किया है। हम जानते हैं बच्चों का दर्द क्या होता है, घर वालों से पैसे कैसे मिलते हैं। वो तैयारी करने चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। मैं छात्रों के दर्द को मैं समझ सकता हूं और इसको आप कह रहे राजनीति करो, मैं कह रहा हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसकी भी गलती निकल जाए उस पर कड़ी, चाहे कोर्ट हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो,
चाहे विपक्ष हो, जिसकी भी गलती मिल जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप नहीं जानते विरल भाई, मैं छात्र नेता रहा हूँ विश्वविद्यालय का, हमें बहुत लाठियां डंडे हमने खाए छात्रों के लिए, हमने बहुत मदद किया है। मैं छात्रों के दर्द को समझ सकता हूँ। मैं इस मुद्दे पर भावुक हूँ कि जो छात्र कैसे कैसे आटा पिसान और चावल लेके आता था, खाने के नहीं मिलता रहता, हम लोग सब्जी की व्यवस्था कराते थे। जो चौराहे पे लिट्टी की दुकानें होती थी, जो बगल में चौराहे पे और खाने पीने की दुकानें होती थी, हम लोग कह देते गरीब बच्चा इसकी मदद करो। हम लोग वो उस राजनीति से निकल के आए हैं। आप तो मान लीजिए नए हैं, लेकिन हम लोग बहुतों की मदद। बहुत अच्छी बात की है, मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने अच्छी बात की है, लेकिन मेरी ओर से एक छोटा सा निवेदन आपको रहेगा कि अपने नेता अखिलेश यादव जी को एक चिट्ठी भी लिख दीजिए कि इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है, इसको लेकर आपके दुख में पीड़ा है और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उचित उसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ये दुर्गेश पाठक और केजरीवाल की जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए अखिलेश यादव हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी मैं तो कहूंगा, मैं तो हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी कहूंगा, मैं उस कोचिंग वाले की भी जिम्मेदारी है जिसकी वो कोचिंग है और जो वहां पर मौजूद था। वो गेटमैन की भी जिम्मेदारी थी कि वहां पर सही समय पर उसको बताना चाहिए था। वहां पर हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, हर जनप्रतिनिधि, उसमें सब हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसमें जिम्मेदारी सबकी और उसमें जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम लोगों ने इतना बोझ डाल दिया है बच्चों पर कि वो उनको कुछ दिख समझ नहीं रहा है। ये भी एक कड़वी बात है लेकिन सच है। घंटों से लाइब्रेरी में है, यहां जा रहा, हम लोग खुद कनेक्ट नहीं हो रहे हैं अपने बच्चों से। जी जी जी, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा, चाहे किसी भी राज्य, कोई भी सरकार हो। अगर छात्रों के साथ इस तरह का अमानवीय घटना होगी तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, चाहे सरकार किसी की रहे। ठीक है, चाहे मेरी सरकार है तो भी मैं विरोध करूंगा। बिल्कुल। और जी मैं रोकूंगा, आनंद आपको रोकूंगा। आरपी शुक्ला सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जी ऐसा है, ये कोई सरकार और कुछ नहीं, जो काम कर रहे हैं ऑफिसर्स उनको उठाइए, बंद कर दीजिए, सिर्फ बंद कर दीजिए और छोड़िए। 3 महीने इंतजार कर लीजिए। अब वो आईपीसी सीआरपीसी खत्म हो गई है, इस महीने से अभी 10 दिन 15 दिन हुआ, भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। 3 महीने में रिजल्ट कोर्ट को डिसीजन देना ही देना है, जो तारीख 50 साल चलाते थे। अब देखिए ये सब शिकंजे भरेंगे और जब 3 महीने में रिजल्ट आएगा कि इनको 10 साल की 20 साल की सजा, तब अपने आप बहुत सुधार हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है एक ऐसे इस तरीके के जब फैसले होंगे, जब ऐसे जो अवैध लाइब्रेरी संचालक हैं, तब कहीं ना कहीं जाकर इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अविरल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी कोचिंग सेंटर राव जो आईएएस की कोचिंग है, वहाँ पर कल बेसमेंट में पानी भरता, 3 बच्चों की मौत हो जाती है। अब उस पर जो लगातार है तो सवाल उठ रहे हैं, भाई इतनी महंगी कोचिंग में इतनी सस्ती जान कि बेसमेंट में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। कितने सपने संजो के वो वहाँ पर पहुँचा होता। लेकिन उन सब चीज़ों से परे कहीं ना कहीं जो मूल बात, जो मूल मुद्दा है कि ये कब तक होता रहेगा, इन बेसमेंट्स पे जो अवैध लाइब्रेरी चल रही हैं, इन पर कब कार्रवाई होगी और कब सिस्टम जागेगा। जो इन 3 बच्चे नहीं, ऐसे और बच्चे हो सकते थे। इन सिस्टम को जागना होगा और उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।